टू 3 नीचे से पढ़ना है, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड पता क्या होते हैं? मान लो जैसे अब न्यूक्लियोटाइड तो यूज होंगे, जो तुम्हें नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना है न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से तो बनाना ही है। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड का नाम कैसे देते हैं हम? मान लो ये शुगर है, ये एडेनिन है और ये फॉस्फेट है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये मैं पहले जिन बच्चों ने क्लास में लिया ना डीएनए की स्ट्रक्चर वो लगा लेना जाके, ठीक है। इसको हम पढ़ते कैसे? इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। शुगर और एडेनिन अगर इसको देखें तो ये न्यूक्लियोसाइड है, अगर फॉस्फेट को मिला देंगे तो न्यूक्लियोटाइड है ना। तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या सकते हैं? इट इज कॉल्ड एडिनोसिन। दिस न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड एडिनोसिन। एंड क्योंकि एक फॉस्फेट यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं मोनोफॉस्फेट, या सिर्फ चलो मोनोफॉस्फेट। आई होप दिस इज विजिबल, थोड़ा सा कट गया है बट कोई बात नहीं। सिमिलरली इफ आई मेक लाइक दिस अ शुगर एंड अ गुआनिन एंड अ फॉस्फेट, आई विल से गुआनोसिन फॉस्फेट, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज जब डीएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियोटाइड्स को उठा के नए डीएनए स्ट्रैंड में लगाना चाहता है तो ये ऐसे नहीं दिखते, एक्चुअली ये ट्राइफॉस्फेट होते हैं। जब डीएनए पॉलीमरेज ऐसा था मंकी वाला, उसने न्यूक्लियोटाइड पकड़ के लगाता था ना नया स्ट्रैंड बनाने के लिए, है ना। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड जब वो पकड़ता था तो ये ऐसे नहीं होते थे, एक्चुअली ऑल न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिस्टेड इन अ ट्राइफॉस्फेट फॉर्म, 3 फॉस्फेट वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे इस तरीके से। सो न्यूक्लियोटाइड्स जो उसमें पड़े हुए हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, दे एग्जिस्ट एज एडिनोसिन। अब इसका नाम कैसे देंगे? ट्राइफॉस्फेट। ये तो तुमने नाम सुना भी हुआ है। इट इज आल्सो कॉल्ड एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको क्या बोलेंगे? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट के लिए क्या लिखेंगे इसको? ट्राइफॉस्फेट। तो आपके सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में पड़े होते हैं, लेकिन जब डीएनए पॉलीमरेज उनको पकड़ के ज्वाइन करने लगता है तो ये 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं। ये 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं। अब तुम लोग को याद है ये जो 2 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं एटीपी के, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, इनके टूटते ही एनर्जी निकलती है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ एटीपी के बाद के दो बॉन्ड्स होते हैं ना, फॉस्फेट वाले बॉन्ड होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरी होती है, इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो जैसे ही ये फॉस्फेट टूटते हैं बहुत सारी एनर्जी निकलती है। सिमिलरली मान लो ये जीटीपी लगाना था, मतलब गुआनोसिन फॉस्फेट लगाना है, मान लो कहीं पे गुआनिन लगना है तो पूरा न्यूक्लियोटाइड लगेगा ना, तो ये दोनों फॉस्फेट रिमूव होंगे लगने से पहले, ठीक है। फिर ये जाके फिट होएगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि देखो डीएनए रेप्लिकेशन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो, ये नहीं है फ्री में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। तो जो एनर्जी लगती है ना डीएनए रेप्लिकेशन करने में, वो एनर्जी यहां से आ जाती है। दीस फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। सिमिलरली दीस फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बिकॉज़ दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। बहुत छुपी हुई सी 2 लाइनें लिखी हुई है बट एनसीईआरटी इज मेंशनिंग दीस थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। डू यू? गणेश गीते, यू आर माय न्यू स्टूडेंट, हाउ डू यू लाइक माय क्लास? आई होप यू लाइक माय क्लास। आज स्पेशल क्लास है विनीत, रात को 9 बजे। ये जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगी मैं। डीएनए रेप्लिकेशन समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे तुमको। कॉन्सेप्ट का नाम है द सेंट्रल डॉग्मा। बहुत सारे बच्चे मन मन में मुझे कह रहे हैं मैम आपने आरएनए वर्ल्ड नहीं कराया है ना, आपने वो नहीं बताया कि डीएनए और आरएनए में जेनेटिक मटेरियल कौन है। मुझे पता है वो टॉपिक बीच में पेंडिंग है, उसके लिए मैं अलग से छोटी सी क्लास बना दूंगी क्योंकि वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने सोचा पहले ये वाला टॉपिक कवर कर लूं, डीएनए रेप्लिकेशन वाला, ये चैप्टर खत्म करके वो मैं कभी भी बना दूंगी छोटी सी क्लास आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस वाली, उसमें कोई लोचा नहीं है, ठीक है। द सेंट्रल डॉग्मा। देखो बच्चों, सेंट्रल डॉग्मा आपको क्या बताता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे सेल्स में कैसे होती है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होती है? जैसे कि हमारे सेल्स में डीएनए होता है, ये बच्चे सब जानते हैं, थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहिए था। हमारे सभी सेल्स में डीएनए होता है। डीएनए हम कहते हैं जीन्स कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं यार। कोई लंबा बच्चा होता है इसके जीन्स ही हाइट वाले हैं यार, इसकी हाइट तो इससे लंबी होगी। कोई काला बच्चा होता है यार तेरे तो जीन्स ही काले रंग वाले हैं यार, इस तरीके से। सो हम कहते हैं कि जीन्स हमारे कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, है ना। कोई बहुत ब्यूटीफुल होता है तो हम क्या कहते हैं यार इसकी मम्मी सुंदर है यार, इसलिए इतनी सुंदर है वो। क्यों? बिकॉज मम्मी के जीन्स आए हैं, ठीक है, तो मम्मी की तरह उसकी शक्ल बनी है। सो जीन्स का क्या मतलब है? जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए के टुकड़ों को ही हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। सो डीएनए कैसे एक्सप्रेस करता है अपने आप को? डीएनए मतलब एक मम्मी से एक बच्ची में डीएनए आया तो वो बच्ची की शक्ल वैसी कैसे बन गई जैसे मम्मी की शक्ल थी? डीएनए आरएनए बनाता है। जैसा डीएनए है, जो जीन है डीएनए में, उसी प्रकार से उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आरएनए बनता है। इस आरएनए से उसी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन बनता है। एंड प्रोटीन्स डिसाइड व्हाट यू लुक लाइक। प्रोटीन्स डिसाइड कि आपकी हाइट कितनी होगी। प्रोटीन्स विल डिसाइड आपकी स्किन का कलर क्या होगा। प्रोटीन्स विल डिसाइड आपकी आईज का कलर क्या होगा। प्रोटीन विल डिसाइड आपकी हेयर का कलर क्या होगा। सो व्हाटएवर यू आर राइट नाउ, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स दैट आर बीइंग फाउंड इन योर बॉडी। इन व्हाट कंसंट्रेशन आर दे बीइंग फाउंड, ओके, एंड व्हाट प्रोटीन्स आर बीइंग फाउंड। एंड प्रोटीन्स कौन से बनेंगे, कितनी कंसंट्रेशन बनेगी, कौन डिसाइड करेगा? आरएनए। और आरएनए कौन सा बनेगा, ये डिसाइड करेगा डीएनए। सो डीएनए इज द मदर, डीएनए इज द मदर। आरएनए तो बच्चा है डीएनए का और प्रोटीन आरएनए का बच्चा है। सो डीएनए विल डिसाइड व्हाट यू लुक लाइक, ओके। दिस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिक। Who was Crick? वॉटसन एंड क्रिक पढ़ा था ना हमने, डीएनए डबल हेलिक्स वाला मॉडल वाला बंदा, उसमें से एक बंदा क्रिक था। सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिक। नाउ डीएनए टू आरएनए जब चेंज होता है बेटा, जब बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। सो बेसिकली पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर ट्रांसलेशन होता है, फिर डिसाइड होता है कि तुम कैसे दिखोगे। देन एक और प्रोसेस होता है, डीएनए से डीएनए भी बनता है हमारी बॉडी में। अब तुम कहोगे मैम कहां बनता है, बताओ तो कब बनता है। मैं बताऊंगी कब बनता है। डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से डीएनए भी बनता है वापस, इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है जी, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आज का जो टॉपिक है वो मैं कंसंट्रेट करूंगी डीएनए रेप्लिकेशन पे। क्यों मैं कंसंट्रेट कर रही हूं, इतना क्यों मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, गिवन इन एनसीईआरटी। जो चीज एनसीईआरटी में दी हुई है वो हमारे लिए भगवान है, उसको हम डिटेल में करेंगे ही करेंगे। देन ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे हम डिटेल में, क्यों? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे हम डिटेल में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो आज हम फोकस करेंगे डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। चला जाए बच्चों, इतना समझ में आता है? स्वाति रघुवंशी बेटा, पूरा सिलेबस यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहती हो तो आप अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकती हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है और बहुत ही प्यारा सा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी क्लासेस हैं उसमें। सो यहाँ तो नहीं, बट आप प्लस ज्वाइन कर सकती हैं तो आपको पूरा सिलेबस जनवरी तक तो नहीं खत्म हो पाएगा मेरे ख्याल से, पूरा ज़ूलॉजी बॉटनी का सिलेबस, बट मैं मैक्सिमम सिलेबस करा दूंगी जनवरी तक प्लस में। डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड आइडेंटिकल,
एक बार पहले रेप्लिकेशन समझो, रेप्लिकेशन होना और आइडेंटिकल डीएनए होना क्या फर्क है तुम्हें धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। शांतनु तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं, एक बार पहले रेप्लिकेशन को समझो। अच्छा मेरी बात सुनो, जब तुम्हारा ओरिजिन कैसे हुआ, तुम्हारा ओरिजिन कैसे हुआ, व्हेन योर मदर्स एग, योर मदर्स ओवम मेट विद योर फादर्स स्पर्म एंड एक छोटा सा प्यारा सा सेल बना जिसको जाइगोट कहते हैं। हम मेरा भी तुम्हारा भी सबका ओरिजिन बुरा मानने की बात नहीं है इसमें। ईच ऑफ अस हमारा ओरिजिन कैसे हुआ, आवर मदर्स एग और ओवम। अच्छा एग में कितना क्रोमोसोम होता है, दिस एग के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, इस तरीके से 23 क्रोमोसोम होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है नॉर्मल सेल से, है ना। एंड आवर फादर्स स्पर्म दे मेट, एंड फादर के पास जो स्पर्म का में जो डीएनए है उसमें भी क्रोमोसोम है कितना 23। हमें पता है कि जो हमारे जर्म सेल्स हैं, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जो हमारे जर्म सेल्स हैं उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है हमारी बॉडी के सभी सेल्स से, ताकि जब वो मिले तो क्रोमोसोम नंबर दोबारा से डबल हो जाए। इनसे एक सेल बना, इनसे एक सेल बना which has now 46 chromosomes, this is called zygote. You and I are formed from this single cell called zygote. Okay, सभी के सभी zygote में continuous, अच्छा माइटोसिस होगी कि मेयोसिस होगी, तुम अब एक सुंदर लड़के या एक सुंदर लड़की बन चुके हो, ये लो आज तुम एक बहुत ही स्टाइलिश लड़की बन चुकी हो, ठीक है। आई वैसे इतनी स्टाइलिश लग नहीं रही है बट ठीक है, ठीक है। अब इस लड़की के पास बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उसकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, है ना। सो ये बिलियंस ऑफ सेल्स इस एक जाइगोट से बने, तो इस जाइगोट में क्या होगा आगे, माइटोसिस। मियोसिस नहीं हो सकता है क्योंकि हमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं करना है, हमें यही क्रोमोसोम नंबर रखना है, 46 ही रखना है ना। और इस जाइगोट में माइटोसिस हो के पूरा इंडिविजुअल बन गया है, पूरा इंडिविजुअल बन गया है, ठीक है। एक बात मैं बताना चाहती थी, हाँ एक प्रॉपर्टी है, हालांकि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है पर नीड से रिलेटेड है। इफ अ सिंगल सेल इज एबल टू गिव राइज टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं घूम फिर के नीट में क्वेश्चन आ सकता है। टोटीपोटेंसी क्या होती है, व्हेन अ सिंगल सेल इज एबल टू गिव राइज टू अ कंप्लीट इंडिविजुअल, एक सेल यदि पूरे इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है ना तो उस सेल को टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। सो जाइगोट इज अ टोटीपोटेंट सेल, समझ में आ गया ना। अगर मैं जाइगोट से ये बंदी बना रही हूं तो बंदी की बॉडी में जितने भी सेल हैं, इस बंदी की बॉडी में जितने भी सेल हैं, दे हैव द सेम टाइप ऑफ डीएनए, क्योंकि देखो जो इसमें डीएनए है, जो इसमें डीएनए है वही तो कॉपी हो के, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए का कॉपी होना, वही तो कॉपी हो के और सेल्स बनेगा। मान लो इससे मान लो 2 सेल और बन गया आगे, ठीक है। तो इसका जो डीएनए था एग्जैक्टली वही तो डीएनए इसमें जाएगा, एग्जैक्टली वही डीएनए इसमें जाएगा। इसकी कॉपी मतलब 46 क्रोमोसोम थे तो ये कॉपी हो जाएंगे और 46 चले जाएंगे, 46 चले जाएंगे, तो बहुत सारा डीएनए रेप्लिकेशन होगा। खासकर जब हम डेवलप हो रहे थे, मदर के वूम्ब में जब हम डेवलप होते तो बहुत ज्यादा डीएनए रेप्लिकेशन होगा। हर बार जब भी सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं तभी डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो क्या ऐसा है कि मेरी पूरी बॉडी के जितने सेल्स हैं उन सब में एक ही जैसा डीएनए है? आंसर करो तो। आर ऑल सेल्स इन माय बॉडी, और ऑल सेल्स इन माय बॉडी कैरिंग सेम काइंड ऑफ डीएनए? बोलिए, तुम्हारे उसका वेट कर रही हूं मैं, रिस्पांस का वेट कर रही हूं। आर ऑल सेल्स इन माय बॉडी, आर ऑल सेल्स इन माय बॉडी कैरिंग सेम काइंड ऑफ डीएनए? क्योंकि देखो मेरी पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन का जीन है पैंक्रियाज में, लेकिन मेरी स्किन से इंसुलिन नहीं रिलीज होता, तो मतलब मेरी स्किन के पास इंसुलिन का जीन नहीं है क्या? या मेरे बालों में केराटिन प्रोटीन बहुत ज्यादा बनता है, तुम्हारे भी बनता है, तो यहाँ पे केराटिन प्रोटीन का जीन है, पर क्या मेरे मुंह पे तो केराटिन प्रोटीन नहीं बन रहा? प्रेम प्रकाश, इससे ज्यादा हिंदी क्या बोलूं बेटा? सौरभ जसवाल फंस गया। ऑल सेल्स इन द डीएनए, ऑल सेल्स इन द बॉडी हैव सेम डीएनए। अभी लिख लो, नोट कर लो इसको, तुम्हारी बॉडी के जितने सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सब में सेम ही डीएनए होगा। तुम्हारे बालों में जो डीएनए है वो भी सेम है, और जो तुम्हारे लिवर में या पैंक्रियाज में डीएनए है वो भी सेम है, ठीक है। सिर्फ क्या डिपेंड करता है, देखो इट इज ओनली अबाउट, देखो मान ओ नो व्हाट हैपेंड, मान लो ये पैंक्रियाज का कोई सेल है, ये कोई पैंक्रियाज का सेल है, और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका डीएनए है। तो मान लो ये इंसुलिन का जीन है, तो यहाँ पे पैंक्रियाज में इंसुलिन का जीन एक्टिव है। एक्टिव होने का मतलब क्या है, इससे आरएनए बनेगा और फिर इससे प्रोटीन बनेगा। लेकिन यही जीन अगर मेरी स्किन में, मान लो कोई स्किन सेल है, दिस इज अ स्किन सेल, और ये उसका न्यूक्लियस है एंड ये उसका डीएनए, मेरा पॉइंट तो मेरे को समझ गए ऑलरेडी। एंड यहाँ पे एक और जीन है, ये स्किन सेल के पास भी इंसुलिन का जीन है, स्किन सेल के पास भी इंसुलिन का जीन है, बट ये जीन एक्टिवेटेड नहीं है, दिस जीन इज नॉट एक्टिवेटेड। तो स्किन सेल के पास भी इंसुलिन का जीन है पर वो आरएनए और प्रोटीन नहीं बना रहा, लेकिन पैंक्रियाज के पास जो इंसुलिन का जीन है वो आरएनए भी बना रहा है, प्रोटीन भी बना रहा है। समझ रहे हो? ये वाली बात क्लियर हो गई कि तुम्हारी बॉडी के सभी सेल्स के पास एक्जैक्टली सेम डीएनए है, ठीक है। अब देखो जब ये सेल से सेल बनते हैं, मैंने बता दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। अब एक इकोलाई लेते हैं, ठीक है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस इज अ ह्यूमन डीएनए एंड दिस इज एन इकोलाई डीएनए। ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए तो पता है ह्यूमन क्रोमोसोम स्ट्रेट होते हैं, मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड, ह्यूमन डीएनए लिखना चाहिए था, मान लो ह्यूमन क्रोमोसोम है, ठीक है। ह्यूमन क्रोमोसोम में लीनियर डीएनए होता है इस तरीके से। अगर मैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम बनाऊं तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम बना लेते हैं। इसका डीएनए कैसा होता है, मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल डीएनए हमेशा सर्कुलर होता है, ऐसा होता है। सो दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो ह्यूमन क्रोमोसोम में हो चाहे या बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी अलग अलग नहीं दे रही है, ठीक है। डीएनए का, सॉरी क्या बोलती रहती हूं मैं, बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन है और जो ह्यूमन का रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है, इसलिए एक ही प्रोसेस समझ लो, चाहे ह्यूमन का समझ लो चाहे बैक्टीरिया का समझ लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग होती है, ह्यूमंस में अलग होती है, बैक्टीरिया में अलग होती है। रेप्लिकेशन यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में सेम है, ठीक है। आओ देखते हैं रेप्लिकेशन कैसे होती है। मान लो ये मेरे पास पीस ऑफ डीएनए, दिस इज माय पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। यहाँ पे बेस पेयर्स है, यहाँ पे बेस पेयर्स है। अब देखो इससे मुझे एक और डीएनए का पीस बनाना है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इससे मुझे एक और पीस ऑफ डीएनए बनाना है। तो क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट कर दिए जाते हैं, दीज स्ट्रैंड्स दे गेट सेपरेटेड लाइक दिस, इनको दूर दूर किया जाता है और इनके ऊपर नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाया जाता है। ये दिस इज अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ऐसे बनाया जाता है। ये जो ऑरेंज में बना रही हूं ये न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए,
समथिंग लाइक दिस, ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन होती है। मतलब कि अगर एक पुराना स्ट्रैंड है उसको खोल दो, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दो और उनके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बना दो, तो दो पीसेस ऑफ डीएनए बन गए, पहले सिंगल था। दिस काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये बिल्कुल ऐसा है, एक हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, मान लो ये वाला हस्बैंड था, ये हस्बैंड था, ये वाला स्ट्रैंड, और ये वाली स्ट्रैंड वाइफ थी। इन दोनों का डिवोर्स करा दिया, हस्बैंड और वाइफ सेपरेट हो गए। अब हस्बैंड के पास नई वाइफ आ गई और वाइफ के पास नया हस्बैंड आ गया, ठीक है। अब इस हस्बैंड के पास न्यू वाइफ आ गई और वाइफ के पास न्यू हस्बैंड आ गया, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कुछ ऐसा होता होगा, देखो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कुछ ऐसा होता होगा कि एक पीस ऑफ डीएनए है, उससे दो नए स्ट्रैंड बन जाते होंगे, दो नए स्ट्रैंड बन जाते होंगे, और ये नया पीस है, ये पुराना पीस है। कुछ बच्चों को लगता है कि ऐसा होता है कि ये पुराना था डीएनए, उससे नया डीएनए बन गया, और ये जो नए दोनों पीसेस हैं ये एक साथ हो गए, पुराने वाले एक साथ। ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता, पीसेस दोनों पुराने वाले अलग होते हैं और फिर उनके ऊपर एक नया पीस बनता है। दिस इज राइट, दिस इज राइट। दोनों नए पुराने पीसेस अलग अलग कर दिए, इनका डिवोर्स करा दिया, और फिर हस्बैंड को एक नई वाइफ दी गई है और वाइफ को एक नया हस्बैंड दिया गया है। इस प्रकार की टाइप ऑफ रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी बता रही हूं, लिख लो इसको एक बार। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाई? बिकॉज द ओरिजिनल डीएनए इज नॉट कंजर्व्ड। जो अगला जस्ट अ सेकंड जो ये केस था, अगर डीएनए रेप्लिकेशन ऐसी होती होती तो इसमें ओरिजिनल कपल जो था, ये ओरिजिनल कपल है, ये कंजर्व्ड है, ठीक है। अगर ऐसे रेप्लिकेशन होती तो इसको मैं बोलती फुली कंजर्व्ड डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन ये ओरिजिनल कपल कंजर्व हुआ ही नहीं, ओरिजिनल कपल की धज्जियां उड़ रही है, सो इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि हर नए डीएनए के पीस के ऊपर एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड है। समझ में आया है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? प्लीज टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड सेमी कंजर्वेटिव? शांति को पूछ रहा है कि मैम पैंक्रियाज में इंसुलिन का जीन कैसे एक्टिवेटेड है। ये बहुत लंबा डिस्कशन है, इतना लंबा डिस्कशन है कि अभी नहीं कर सकती। इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे नहीं पता, ठीक है। आई डू नॉट नो व्हाट ट्रिगर्स सर्टेन जीन्स टू बी एक्टिवेटेड। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट, बट मैं ऐसे तुम्हें दे नहीं सकती क्योंकि मुझे इतना क्लियर नहीं है, मेरी नॉलेज की एक सीमा है। डन, गुड गुड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो मतलब मुझे पहला स्टेप समझ में आ गया। अच्छा, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट है तुम्हारी एनसीईआरटी में कि भैया सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, पक्का डन फाइनल। उसको कहते हैं मेसल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट। वो मैं अभी नहीं करा रही क्योंकि एक्सपेरिमेंट बीच में बता दूंगी तो सारा फ्लो टूट जाएगा, ठीक है। मेसल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट को फिर से कभी अलग से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ उस पर ध्यान रखें। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि मेरा पहला काम है डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर दो, उसको उसके बिना काम नहीं चलेगा। लाओ सेपरेट कर देते हैं। दिस इज माय डीएनए स्ट्रैंड, नाउ आई वांट टू सेपरेट इट। अब ऐसे नहीं होता, कोई ऐसे सुपर पावर तो नहीं है ना कि दोनों स्ट्रैंड को उखाड़ के अलग कर दिया, ऐसा नहीं होता। डीएनए स्ट्रैंड थोड़ा सा सेपरेट होता है, थोड़ा सा सेपरेट होता है, एक जगह से मान लो यहाँ से सेपरेट कर दिया, फिर यहाँ से फिर वो ऐसे खुलता चला जाता है। सो देयर आर सर्टेन प्लेसेस ऑन द डीएनए स्ट्रैंड जो कि पहले सेपरेट होंगे। ऐसे वहाँ पे कोई हल्क तो बैठा नहीं न्यूक्लियस के अंदर, आओ आओ डीएनए को तोड़ के अलग कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। सो देयर आर सर्टेन प्लेसेस। अब एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन की शक्ल कुछ ऐसी होती है, शक्ल से लग रहा है इसका नाम डीएनए ए प्रोटीन है। डीएनए ए प्रोटीन ऐसे घूमता है कि मैं कहां से खोलूं, इस डीएनए को कहां से खोलूं। अब तुम्हें पता है गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, और एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये ऐसे रीजन ढूंढता है जहां पे एडेनिन और थायमिन ज्यादा है। क्यों यार, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, तोड़ने आसान है। तो ये ऐसे रीजन ढूंढेगा जहां पे ए टी टी ए टी ऐसा रीजन है, ठीक है। समझ रहे ना, ए टी टी। क्यों? समझ में आया ना, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तोड़ना हमेशा आसान होता है। तो जैसे ही इसको ये रीजन मिल गया एटी रिच रीजन, तो इसने कहा बेटा यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, इसी को खोलता हूं पकड़ के क्योंकि इसको खोलना आसान है। तो इसने क्या किया, ये जाके इसने अपने हुक्स फंसा ली, यहाँ पे ये यहाँ गया एंड इसने यहाँ पे से हुक्स फंसा ली, इधर से भी गया और इसने अपने से हुक्स फंसा ली और इसने यहाँ से ऐसे खोलना शुरू कर दिया। जिस रीजन से डीएनए ए प्रोटीन्स खोलना शुरू करते हैं डीएनए को, उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसी जगह को कहा जाता है क्या, अभी बोला मैंने, दिस इज कॉल्ड, दिस प्लेस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है जी। आपने नाम सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी, जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ी है, जो प्लस के बच्चे हैं बायोटेक्नोलॉजी, नहीं ये तो मैंने स्पेशल क्लास में पढ़ा दिया ना बायोटेक्नोलॉजी, तो सबको पता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द प्लेस जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब देखो बैक्टीरियल के डीएनए की बात करें तो बैक्टीरियल डीएनए बहुत छोटा होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है। सो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के पास सिर्फ एक ही ओआरआई होता है। अगर ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम यहाँ बना दो, सो देयर इज ओनली वन ओआरआई। वहीं पे अगर मैं ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करूं, ह्यूमन क्रोमोसोम बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर मल्टीपल ओआरआईज होती हैं, ठीक है। मान लो ये ह्यूमन क्रोमोसोम है तो यहाँ पे एक ओआरआई, यहाँ पे एक ओआरआई, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम एक ओआरआई और ह्यूमन क्रोमोसोम मल्टीपल ओआरआईज, ठीक है। अच्छा, अभी डीएनए ए प्रोटीन्स ने, दिस इज कॉल्ड डीएनए ए प्रोटीन, these they start to open, they start to open and soon enough a bubble is formed like this। जहां पे डीएनए ए प्रोटीन्स थे ना, वहां पे ऐसे एक बबल बन जाता है ऐसे like this, okay। ए प्रोटीन्स आर still hanging like this, very happy। क्यों? जो करने आए थे वो कर दिया, very happy। this bubble it is called replication bubble, this bubble it is called replication bubble, ठीक है। यहाँ पे ये अनपेयर्ड बेसिस है, ऐसे अनपेयर्ड बेसिस है। अब इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनेगा, इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनेगा। अब देखो है तो ये हस्बैंड वाइफ ही ना, लड़ाई तो ये हस्बैंड वाइफ को दूर तो किया गया है, तो ये ना पास आने की कोशिश करते हैं वापस कि नहीं यार मेरा पति है, मैं नहीं छोड़ सकती, नहीं यार मेरी बीवी है। सो दे ट्राई टू कम बैक, ठीक है। सो इनको सिंगल स्ट्रैंडेड रखने के लिए, ताकि दोबारा से वापस ना आ जाए, कुछ और प्रोटीन्स यहाँ पे लगाए जाते हैं जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये नीट में नहीं आएगा जो मैं अभी प्रोटीन का नाम बोल रही हूँ, बट जानने के लिए जान सकते हो। यहाँ पे देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स व्हिच आर पुट हियर सो दैट दे डू नॉट जॉइन बैक, ताकि ये वापस ना आ जाए। इनको बोलते हैं एसएसबी, एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन।
हालांकि नीट में नहीं आएगा एसएसबी क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब ये हस्बैंड वाइफ के बीच में परमानेंट दरार डाल दी तुमने एसएसबी करके, अब हस्बैंड वाइफ पास में नहीं आ सकते, ठीक है। अब यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगी, रेप्लिकेशन बबल से रेप्लिकेशन शुरू होगी, ठीक है। लेकिन रेप्लिकेशन बबल को ना मैं आधा काट लेती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में आधा काट के दिखाया हुआ है ना, मान लो। अच्छा पहले नोट कर लो, फिर बताती हूँ मैं। इतना नोट करेंगे। अच्छा फालतू के मैसेज कौन कर रहा है? करीना कुमारी हैं। करीना कुमारी शिकायत लगा रही है मेरे से, भाई लोग फालतू के मैसेज मत करो, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है ना। चलो क्या करते रहते, काय को फालतू के मैसेज करते? तुम्हें क्या लगता है यूट्यूब पे लड़कियों से बात करके तुम अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे? छोड़ दो ना, क्या करते रहते? लूजर्स करते हैं ऐसे काम। बढ़िया है भाई, दुनिया में जाओ, जनता में जिंदे लोग बहुत है, क्या वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे हो? आप कैसी हैं, क्या करोगे? चलो आओ, ठीक है, नोट कर लिया। अब क्या है एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, देखो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना पार्ट दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आधा पार्ट दिया हुआ है ना, इट इज लाइक दिस। एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है ना, और एनसीईआरटी में कहा कि भैया इस पे रेप्लिकेशन शुरू हो गया, फिर एनसीईआरटी में उसका नाम दिया रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, तो रेप्लिकेशन फॉर्क कुछ नहीं है, रेप्लिकेशन बबल कोई आधा कर दोगे तो रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा, ऐसा दिया हुआ है डायग्राम एनसीईआरटी में, ठीक है। अब आया हमारा मेन एंजाइम द क्वीन बी, ठीक है, जो कि एक्चुअली में डीएनए की रेप्लिकेशन करेगी। वो एंजाइम क्या करेगा? सो ये रहा हमारा एंजाइम, से हेलो एवरीबॉडी। This enzyme which forms another DNA molecule on this DNA is called DNA polymerase. देखो नाम कैसे पढ़ा इसका, बहुत सिंपल है। डीएनए को पॉलीमराइज कर रहा है, वो पॉलीमराइज करना क्या होता है? छोटी छोटी यूनिट्स को पकड़ के कोई बड़ी यूनिट बना देना। मोनोमर को पकड़ के यदि तुम पॉलीमर बना रहे हो तो उसको कहते हैं पॉलीमराइज करना, क्योंकि ये डीएनए को बना रहा है पॉलीमराइज करके, तो इसका नाम डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। और किसके ऊपर बना रहा है? इसका टेम्पलेट कौन है? टेम्पलेट वो होता है बेटा जिसको देख देख के कोई नई चीज बनती है, ठीक है। तो डीएनए इसका टेम्पलेट है, दिस इज द टेम्पलेट। टेम्पलेट समझ में आ रहा है? जिसको देख के कोई नया मॉलिक्यूल डेवलप हो रहा है उसको टेम्पलेट कहते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसका टेम्पलेट कौन है? डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि डीएनए के ऊपर नया डीएनए बना रहा है ना, डीएनए के ऊपर नया डीएनए बना रहा है, तो इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दोबारा सुनो क्या बोलते हैं इसको, आई होप तुम लोग को दिख रहा है ना। इट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आई होप यू अंडरस्टैंड द नेम। डीएनए डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि डीएनए पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि डीएनए का टेम्पलेट है, इसी टेम्पलेट को नया डीएनए बनाएगा, तो ये इस टेम्पलेट पे डिपेंडेंट है अपना नया स्ट्रैंड बनाने के लिए। डीएनए डिपेंडेंट हो गया, और क्या बना रहा है? डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि नया डीएनए बना रहा है। मैं तुम्हें और एग्जांपल देती हूं। मान लो कोई एंजाइम, एग्जांपल से समझ में आएगा ना, कोई एंजाइम डीएनए से आरएनए बना रहा है। मान लो कोई एंजाइम डीएनए के टेम्पलेट पे नया आरएनए बनाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? नया आरएनए बना रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज।